ये रीअवेकनिंग का सेकंड पार्ट है, तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विभूषण को बुलाया जाए, वांग जी कहता है। और कुछ देर बाद विभूषण वहाँ पहुँच जाता है। उसके पीछे 2 सर्वेंट्स चल रही थी, जो सर्वेंट्स रात में थी। वो दोनों सैड फील कर रही थी विभूषण को लेकर, पर विभूषण को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो विभूषण था ही नहीं, वो तो हीलिंग पेट्रियार्क था। वो सामने देखता है कि लान वांग जी बैठा है। लान वांग जी कहता है, कल रात तुमने जो काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें सज़ा दे रहा हूँ, और वो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि तुमने क्या किया है, वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये सज़ा से मैं यही होप करता हूँ कि तुम अपना गुनाह फील कर पाओ और तुम्हें अफसोस हो। इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ गोल्ड केव में, जहाँ पर लोग कल्टीवेशन करते हैं और हमेशा के लिए वहाँ से निकलते नहीं हैं। मैं तुम्हें 1 महीने के लिए वहाँ भेज रहा हूँ, और 1 महीने के बाद ही तुम वापस आना, क्योंकि तुम मेरा क्वीन हो, मेरा ओमेगा हो। इसलिए मैं तुम्हें सुविधा दूंगा, खाना पानी किसी का कमी नहीं रहेगा तुम्हारे पास, बस तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। विंग कहता है ठीक है। और वहाँ पर जो लोग थे वो लोग थोड़ा शॉक्ड हो जाते कि विंग सही हाँ बोल दिया, वो तो ओमेगा है, उसको ऐसा बोलना चाहिए कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पर ऐसा कुछ बोला ही नहीं वांग जी के सामने। विंग ने कहा ठीक है। वांग जी अपना हाथ मुट्ठी में भीज रहा था और कह रहा था ठीक है, तो तुम अभी से वहाँ ले जाया जाते हो। विंग को ले जाया जाए उससे पहले विंग बोलते 1 मिनट, मैं जा तो रहा हूँ, पर वहाँ पर मुझे एंटरटेन होने के लिए कुछ तो लगेगा ना हस्बैंड, तो आप क्या दे सकते हैं मुझे। वांग जी गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें। विंग कहता है उस डांसर को, क्या नाम है उसका, यानलू, जो कल रात बोल रही थी, वो तो एक एंटरटेनर है ना, तो बोलना उसको मुझे आके जब भी मैं चाहूँ मुझे आके एंटरटेन करके जाने। यानलू को गुस्सा आ रहा था। यानलू सोच रही थी कि मैं अभी ना इसको मार दूँ, ये क्या बोल रहा है, मैं कोई एंटरटेन वाली पर्सन हूँ क्या, मैं सबको एंटरटेन करते रहूँगी। यानलू को गुस्सा आ रहा था। यानलू अपना दांत अपने मुंह में दबा रही थी, अपने लिप्स में दबा रही थी, गर रही थी। और फिर विंग स्माइल करता और फिर अपने दोनों सर्वेंट्स को कहता है चलो, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सा है अभी, उनको कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, चलो मेरा सामान भी तो पैक करना है। विंग वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ देर बाद विंग का पूरा सामान लेके उस केव में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो केव बहुत ज़्यादा ठंडा था। वो सर्वेंट्स तो दोनों थी, उन दोनों को बोला गया था विभूषण जांग वूशन को जब भी कुछ लगेगा तो वो दोनों ही जाके देगी, पर विंग उन दोनों को यही बोला था कि जब भी विंग बुलाएगा तभी वो लोग आए, उससे पहले ना आए। तो वो लोग भी वही फॉलो की। वो लोग बाहर का कैसल का काम करती थी, फिर टाइम टू टाइम विंग के दरवाजे के सामने जाके उस केव के सामने खाना रख देती थी और विंग ले लिया करता था। एक दिन विंग अपने आप को उस केव के अंदर, एक मिरर था, उस सामने खड़े होके कहता है जांग वूशन, मैं हीलिंग पेट्रियार्क हूँ। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ये कौन तुम्हारे बॉडी के अंदर आ गया है, पर मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा तुम्हारी लाइफ में। अभी तुम एक डीप स्लीप में हो इस बॉडी के अंदर, पर जब मैं तुम्हारी बॉडी से चला जाऊँगा ना, तो देखना सब ठीक हो जाएगा, और तुम्हारा हस्बैंड भी तुमसे ही प्यार करेगा। मैं उसको तुमसे प्यार कराने पे मजबूर कर दूँगा। और जांग वूशन, तुम तब बहुत ज़्यादा खुश होगे। तुम बोलोगे कि तुमसे सब प्यार करते हैं यहाँ, क्योंकि गुसू एक अच्छी जगह है। गुसू में लोग जब से किंग एंड क्वीन मर गए हैं तब से लोग आके सब कुछ ख़राब कर दिए गुसू में, पर लोग बुरे नहीं हैं, लोग को बुरा बनाया गया है। जांग वूशन, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, ये हीलिंग पेट्रियार्क का वादा है। और तभी से कुछ दिनों तक जांग वूशन, हीलिंग पेट्रियार्क, वो जब भी वो सर्वेंट्स दोनों खाना देने आते थे, तो ये हीलिंग पेट्रियार्क ने बोल दिया था उन लोग को, वूशन ने बोल दिया था कि मुझे अब से मैं जो मांगूंगा वही खाने को देना, ये ज़्यादातर खाना मत देना, और एक ही टाइम में मैं खाऊंगा। तो वो लोग वही करने लगे। कुछ दिन बाद जब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, ऑलमोस्ट
1 महीना हो गया था। 1 महीना तक जांग वुशियान अंदर ही था और एक बार भी वांग जी सिर्फ यही बात सोच रहा था कि जांग वुशियान तो एक ओमेगा है, तो उसको मेरी बात एक बार भी याद नहीं आई। क्या वो सच में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जांग वुशियान के बारे में? वांग जी ये सारी बात सोच रहा था। उसके गुस्से को और भी हायर अप करने के लिए यान लू उसके पीछे ही थी। यान लू कह रही थी, किंग देखिए मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पर वो तो आपका ओमेगा है ना, तो वो आपको एक बार भी याद नहीं किया? आपके बारे में एक बार भी किसी सर्वेंट से नहीं पूछा या फिर बाहर आने का एक बार भी कोशिश नहीं किया? वो तो एक ओमेगा है। क्या वो एकदम उसको एकदम दुख फील नहीं हुआ? वो एक बार भी कोई टैंट्रम शो नहीं किया? वो अब भी देखिए ना वहीं पर है। वो आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि आप क्या सोचे उसके बारे में? उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वांग जी को गुस्सा आ रही थी। वांग जी ये बात सुन रहा था। सच में विंग एक बार भी कोई टैंट्रम शो नहीं किया? वो बाहर आके रोया नहीं जैसे वो रोता था? वो साइलेंटली नहीं रोया, फिर उसको नहीं बुलाया? अगर वो एक बार उसको बुला भी लेता उस केव में तो वांग जी शायद उसको उस जगह से हटा देता, या फिर उस जगह से उसको बोलता कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस केव में मत रहो, अपने कमरे में वापस चले जाओ। पर वांग जी नोटिस किया कि विंग एक बार भी उस कमरे से उधर से निकला ही नहीं है, उस केव से। वांग जी को गुस्सा आने लग गया। वांग जी फाइनली दूसरे दिन एक नोटिस भेजता है जांग फेमियान को। जांग फेमियान को समझ नहीं आती, तो वांग जी ने बस इतना ही भेजा था कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात है, आप वापस आइए प्लीज़, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बैठ के बात करनी है। तो जांग फेमियान भी राज़ी हो गए। जब जांग फेमियान आए तो वांग जी थोड़ा सीरियस था। वांग जी उनको एक अलग कमरे में ले जाता और कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो जांग फेमियान कह रहे थे, मेरा बेटा कहाँ है वांग जी? वांग जी सीरियसली कहता है, वो आपका बेटा कोल्ड केव में है। और जान फेमियन को पता था कोल्ड केव का मतलब। जान फेमियन कहते, बेटा मेरे ओमेगा बेटे ने क्या किया है जी? उसको तुम वांग जी कहते हैं, उसने कुछ काम किया था, उसने एक इनोसेंट ओमेगा को मारने की कोशिश की। जान फेमियन कहते, नहीं, मेरा ओमेगा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, मैं उसका फादर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है उसके बारे में। उसने आज तक किसी चींटी को नहीं मारा है, तो क्या इंसान को मारेगा? वांग जी थोड़ा फ्रीज था। वांग जी कहता है, पर उसने मेरी आंखों के सामने काम करने का कोशिश किया, इसलिए मैंने उसको सज़ा दिया है। बात सज़ा की नहीं है, बात इसी बात की है कि अगर वो चाहता तो वो बाहर निकल पाता था, क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटीज़ थी। सबको पता हो चल गया था कि वो मेरी क्वीन है। वो वहाँ से निकल पाता था, वो मुझे भी बुला पाता था, पर उसने कुछ नहीं किया। वो एक कोई भी टैंट्रम शो नहीं किया, या फिर एक बार दरख्वास्त ऐसे कि उसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि वो कैसा रह रहा है उसके अंदर, और कभी भी वो बाहर आने का कोशिश ही नहीं किया वहाँ से। जान फेमियन कहते हैं, क्योंकि वो आपका बात का फॉलो कर रहे हैं। मेरा बेटा मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है। आपने उसको बोला है ना वहाँ से ना निकलने, इसलिए वो नहीं निकला है। वो आपको कैसे अनरिस्पेक्ट कर सकता है, इसलिए शायद वो उस जगह से नहीं निकला है। जस्ट अभी 1 महीना हुआ है किंग, तो इसलिए वो जस्ट आपका ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। मेरा बेटा बहुत ओबीडियंट है, वो ऐसा कभी काम नहीं कर सकता, और वो किसी को हार्म पहुंचा ही नहीं सकता, मुझे पता है। वांग जी अपना सर नीचे झुकाता है। वो सोचता है, पर उसके ऑलरेडी बहुत लोगों ने उसका बात विंग को लेके बहुत कुछ उसको उसका के रखा था यान लू ने। तो वांग जी कहता है, देखिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने ओमेगा बेटे को लेके यहाँ से चले जाइए। जान फेमस स्टिफ हो जाता है। वो कहता है, मेरा बेटा कहाँ है? तभी वांग जी कहता है, कोल्ड केव में मैंने उसको सजा दिया है 1 महीना वहाँ रहने के लिए, और वो अगर चाहता तो वहाँ से निकल पाता, पर वो निकला नहीं। उसको सारी सुविधा मिल रही है वहाँ, खाना पानी, पर मैंने कभी भी कोई बात उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं है जब से वो केव में गया है। जैसे कि वो कुछ करता ही नहीं है उस केव में, ऐसा ही कोई इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ नहीं मिलता है। वांग जी का बात सुन के जान फेमियन कहता है, क्योंकि मेरा बेटा कोई टैंट्रम क्यों नहीं शो किया, आपको पता है? आप जो इतना ये सब बातें बोल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपको कोई दिक्कत हो। आपने जैसा सज़ा दिया वो वैसा ही काट रहा है। वो काटने के बाद वो तभी वापस निकलेगा।
वो आपका सज़ा ले रहा है और आप है कि उसे और दुख दे रहे हैं। ठीक है, मैं मेरे मम्मी का बेटे को लेके यहाँ से चला जाऊँगा, मैं आपको दुख नहीं दूंगा, आप भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो। वांग जी का चेहरा नीचे उतर जाता है। वो कहता है मैं जल्दी ही डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगा। मैं नहीं चाहता कि लोग और बातें बनाएं उसको लेके और मुझे लेके। जान फेमियन का माउथ बंद हो जाता है गुस्से में। उसको गुस्सा आ रही थी पर बहुत दुख भी था। उसे वांग जी को लेके दुख नहीं लग रहा था, उसके खुद के बेटे को लेके दुख लग रहा था। जब उसको पता चलेगा कि उसके अल्फ़ा ने ऐसा किया तो वो क्या सोचेगा। वो तो खुश था ना उसके अल्फ़ा को लेके, पर उसका अल्फ़ा इतना जल्दी उसको इनकार कर रहा है। क्या उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, उसकी फीलिंग्स के बारे भी नहीं सोचा। जान फेमियन कुछ कहता नहीं, वहाँ से निकल जाता है गुस्से में। वांग जी को भी लगता है कि उससे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया शायद। सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जब जान फेमियन उस केव के सामने आते हैं। वो नॉक करते हैं दरवाज़ा में और कहते हैं कि बेटा विंग विंग, क्या तुम अंदर हो? बाहर आओ, मैं तुम्हारा फादर हूँ। कुछ देर बाद एक आवाज़ आती है और फिर वो वाला दरवाज़ा, एक लकड़ी का वाला दरवाज़ा कोई अंदर से खोलता है। और जो खोलता है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जैसे कि हेवन से आया हुआ कोई ब्यूटी। वो विंग था, जांग वूशियान। जब जान फेमियन उनको उसको दिखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है तुम मेरे बेटे हो। और तब विंग स्माइल करता कहता है फादर देखिए मैं सुंदर दिख रहा हूँ ना। उसके फादर हक करते और कहते हैं बेटा मैं बहुत खुश हूँ। तो तुम ठीक हो गए, तुम पतले तुम खाना कम कर दियो क्या? कितना पतला हो गया मेरा बेटा। विंग स्माइल करता कहता है फादर। उसके फादर स्माइल करते कहता है बहुत खूबसूरत लग रहे हो तुम, पूरी अपने माँ की तरह। विंग स्माइल करता कहता है क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आए हो? मैं तो अपना सज़ा ले रहा था, पर आप। जांग वूशियान का बात सुन के उसका फादर कहता है तुम्हारे हस्बैंड किंग ने ऑर्डर दिया है तुम्हें यहाँ से ले जाने कि उसको तुमको और नहीं देखना है, और वो चाहता है कि तुमसे डिवोर्स लेना। विंग का चेहरा स्टिफ हो जाता है। वो कहता है डिवोर्स? उसको इतनी जल्दी पड़ी है मुझसे डिवोर्स लेने का? अच्छा। वो स्माइल करता कहता है ठीक है, तो चलिए आपके साथ ही मैं चलता हूँ। इलिंग पेट्रिया को पता थी कि विंग अगर यहाँ से निकलेगा तो उसका सोल निकल नहीं पाएगा, उसका सोल यहीं पर रह जाएगा। तो वो विंग का बॉडी को लेके केव के अंदर जाता है और फिर विंग का बॉडी को रिलीज़ कर देता है। जब असली वाला विंग अपने बॉडी को फील करता है, वापस से वो कंट्रोल कर पा रहा है, तो वो मिरर के सामने देखता है तो देखता है इलिंग पेट्रिया का सोल खरा हुआ है। इलिंग पेट्रिया कहता है इलिंग पेट्रिया जस्ट वी वो शियान की तरह दिखता था, थोड़ा सा डिफरेंट। उसका ब्लैक में हेड में एक ब्लैक वाला रिबन था, उसका रेड रोप्स एंड ब्लैक रोप्स शो हो रहा था। इलिंग पेट्रिया कहता है मैं कुछ ना कर पाऊँ तुम्हारे लिए, बस इतना याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अपने मन में मुझे याद करना। विंग कहता है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आपने मुझे पहले मेरी जान बचाई और अभी आपने एक नया विंग मुझे दिया है। आपने बहुत मदद किया है मुझे। मैं थोड़ा सा दुख तो हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड जिससे मैंने शादी किया वो मुझे नहीं समझा। इलिंग पेट्रिया कहता है तुम दुखी मत हो, तुम्हारे लिए और भी कोई अच्छा पर्सन होगा जो तुमसे प्यार करेगा, जो तुम्हें समझेगा। विंग अपना सर हिलाता है और फिर विंग गुड बाय बोल के हमेशा के लिए इलिंग पेट्रिया को वहाँ पर छोड़ के चला जाता है। इलिंग पेट्रिया वापस से अपने उस कमरे में चला जाता है। उसका सोल विंग से हमेशा इलिंग पेट्रिया मन में बात करता था और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। और एक दिन वांग जी उसको वो अपने मन में उसकी माँ के साथ बात करते रहता था। उसकी माँ कहती थी कि बेटा मुझे समझ आता है कि तुम बोलना चाहते हो कि विंग तुम्हारे लिए नहीं बना है, कि तुम लोग का कोई मैच नहीं है, पर वांग जी बेटा तुमने एक बार भी ये सोचा है ये जो खामोशी तुम्हें दिख रही है, खामोशी कुछ दिन के लिए नहीं है बेटा, कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, कुछ बुरा कुछ होने वाला है। वांग जी को समझता नहीं था। वांग जी कह रहा था जो भी होगा माँ मैं डट के सामना करूँगा, मैं तो एक राजा हूँ। उसकी माँ कहती थी हाँ पर कुछ बुरा होने से पहले सब ठीक कर दो। वांग जी को एक ही बात उसकी माँ हर रोज़ रात में बोलती थी। उसकी माँ का सोल वांग जी तो बात करता था अपनी माँ के साथ, तो उसकी माँ ऐसे क्यों बातें बोलती थी उसको जैसे कि कुछ होने वाला है, कुछ बुरा। वांग जी का मन मचल रहा था। वांग जी ने डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाया था पर वो अभी तक भेजा नहीं था जांग किंगडम। वांग जी मॉर्निंग कोर्ट में बैठा था, तभी एक जांग डिसाइपल दौड़ के आता है।
वांगची इसको देख के शॉक्ड हो गया था क्योंकि ये तो गुस्सू था। ये जांग डिसाइपल यहाँ क्या कर रहा है? वो जांग डिसाइपल कुछ भी करके यहाँ आया था और कह रहा था, महाराज बचाइए, जांग 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 देश में हमला हो गया है। वांगची उठ के खड़ा होता है, कहता है क्या, कैसे हुआ, किसने किया है ऐसा? वांगची का बात सुन के वो डिसाइपल कहता है, वो वेंडुहान, उनको जब पता चला कि आपका ओमेगा और कोई नहीं हमारा प्रिंस है, ओमेगा प्रिंस जांग वुजियान, तो उसने पता, उसको ये भी पता चल गया कि आपने अपने ओमेगा को यहाँ भेजा है वापस, तो उसने हमला कर दिया उस किंगडम में और आपके ओमेगा को उठा के लेके गया है। और हमारा किंग बहुत ज़्यादा जख्मी है। पर वांगची जब सुनता है विंग को उठा के लेके गया है और जांग फेमियन जख्मी है, वांगची कुछ सोचता नहीं है। वो अपना कैरेज रेडी करता है और वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी यान लू पीछे से बोल रही थी कि मुझे लेके चलिए किंग, मुझे आपके साथ जाना है। किंग उसको इग्नोर करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। यान लू पीछे से अपना दांत खींच रही थी और उसको गुस्सा आ रहा था। यान लू वहाँ से निकल जाती है गुस्से में, हाथ भींचते हुए, क्योंकि अभी भी ये किंग उसकी ओमेगा के पीछे पड़ा हुआ है। और वहीं पे सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जान फेमियन का तबीयत और ज़्यादा बिगड़ते जा रहा था। उसका रिकवर हो ही नहीं रहा था। वेंडुहान के लोगों ने जान फेमियन का एक पैर काट दिया था और उसको बहुत पीटा था, जिस वजह से जान फेमियन के गले के पास एक फ्रैक्चर हो गया। ऑलरेडी वो दर्द में, पेन में था, पर उसको हीलर्स बोल रहे थे कि शांत रहने पर जब उसको पता चली कि उसके ओमेगा बेटे को अगवा कर लिया है जान फेमियन ने, उठा के लेके चले गए, तो वो अपने आप को टेंशन करने से रोक नहीं पाया। वो बस टेंशन किए जा रहा था क्योंकि सबको पता है, जान फेमियन को भी पता है कि वेंडुहान कैसा इंसान है, वो कैसा कैरेक्टर का है। ओमेगास के प्रति जान फेमियन को पता है कि वेंडुहान ओमेगास के साथ क्या क्या करता है। तो जान फेमियन टेंशन कर रहा था उसके बेटे को लेके। वो टेंशन किया जा रहा था, वो उसका खून भी निकल रहा था क्योंकि वो टेंशन कर रहा था। उसका खून रुक नहीं रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था और उसका तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रहा था। उसी मोमेंट में एक सैनिक अंदर आता है और कहता है, महाराज वो दूसरे किंगडम से लान वांगची आया है, द किंग, आपसे मिलने। जान फेमियन का आइज लेड हो जाता है, उसके आइज़ में टीयर्स थे। वो बोलता है उन लोग को लेके आओ। फिर वांगची जल्दी से हड़बड़ा के उस कमरे में घुसता है जहाँ पर जान फेमियन लेटे हुए थे। वांगची के आइज़ में टीयर्स आ जाते हैं। वांगची वो उनका हाथ पकड़ लेता है, कहता है आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं विंग को अभी आपके सामने लेके आऊँगा। आपको पता है ना, मैं यहाँ पर हूँ, मैं जब तक यहाँ हूँ और कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। जान फेमियन के आइज़ में टीयर्स थे। वो कहता है, बेटा बहुत देरी हो गई, वो वेंडुहान, उन लोगों ने विंग को उठा के लेके गए हैं, मेरे बेटे को बचा लो, तुम्हारे ओमेगा को बचा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जान फेमियन उसका हाथ टाइटली पकड़ रहे थे। उसके हाथ से जान फेमियन का हाथ था, ऑलरेडी थोड़ा सा ब्लड उसमें लगा हुआ था और वांगजी को जो जान फेमियन पकड़े, जान फेमियन का ब्लड भी वांगजी के थोड़े हाथ में लग गया था। जान फेमियन टेंस कर रहा था और कह रहा था, वांगजी वो मेरा बेटा तो है, पर वो सबसे पहले तुम्हारा ओमेगा है, उसको मत छोड़ो, उसका कोई नहीं है मेरे अलावा, मुझे नहीं लगता कि मैं मेरे बेटे को देख भी पाऊँगा। वांगची आइज़ पिक करके कहता है, नहीं अंकल, आपको कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ हूँ, मैं शेल्फिश हो गया था, मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ हूँ, आपने मेरे लिए बहुत पहले से बहुत कुछ किया मेरे लिए, और आज देखिए ना, वांगजी इतना मजबूर है कि वो अपने अंकल को नहीं बचा रहा। जब वो लोग आके आपको हार्म किए तब वांगजी नहीं था। दुख हो रहा है, मुझे सबसे बड़ा गिल्ट हो रहा है, आपको कुछ नहीं होगा, मैं सबसे बड़े से बड़े हीलर को बुलाऊंगा। और वो अपने सैनिक की तरफ देखता और कहता है, हमारे घुसू से हीलर को बुलाओ। तभी जान फेमियन कहता है, बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता है मेरा तबीयत बिगड़ रहा है और मुझे नहीं लगता है कि मैं और जी पाऊँगा, मेरा ऐसे भी उम्र हो गया, बस मेरे ओमेगा बेटे का ख्याल रखना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुमसे प्यार करता है, शायद तुम भी प्यार कर लो उससे। जान फेमियन का आइज़ बंद हो जाता है, उसके आइज़ से टीयर्स निकल रहे थे। वांगजी कह रहा था, अंकल कुछ नहीं होगा, अंकल उसको हक कर लिया था जान फेमियन को। जान फेमियन लेटा हुआ था, वांगजी के सर पे हाथ फिरा रहा था, कह रहा था, वांगजी मेरे बेटे को बचा लो प्लीज़,
मैं और ये बोलते बोलते चान फेमियन का दम वांग जी के ऊपर चान फेमियन अपना दम तोड़ देता है। वांग जी का इससे टीयर्स स्टॉप ही नहीं होते। वो कह रहा था अंकल 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 उठिए अंकल, और वो चान फेमियन के फेस की तरफ देखे जा रहा था और कह रहा था मैं मुझे 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 कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे हो गया ये। अंकल अंकल प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए उठिए, मैं वांग जी के लिए उठिए। आप तो हमेशा मेरे पास थे, मुझे अफसोस हो रहा है मैं आपके पास नहीं था, आपको बचा नहीं पाया और ना ही मेरे ओमेगा को बचा पाया। वांग जी प्लीज प्लीज़ अंकल उठिए। वांग जी बोल रही है, आपको ऑर्डर दे रहा है, किंग ऑर्डर दे रहा है, उठिए। पर चान फेमियन उठ नहीं रहे थे। वांग जी उठ जाता है, अपना आइस पोंछता है और एक वाइट क्लॉथ उनके बॉडी के ऊपर डाल देता है। फिर कुछ देर के बाद सीन दिखाया जाता है। विवुशियन एक बड़े से एक डार्क वाले कैसल जहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब ऑरा था, अल्फाज के सेंट भरे भरे हुए थे, वहाँ पर ओमेगास बहुत कम थे। विवुशियन जांगवुशियन वहीं पे भाग रहा था और वो सारे अल्फाज को चकमा देके एक स्टोर रूम में छुप रहा था। उसका हाथ थर थर काँप रहा था। वो कह रहा था मैं कैसे यहाँ से निकलूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। विंग बार बार अपने मन में सोच रहा था और तभी उसको आवाज़ आया कि दरवाज़ा खुल रहा है स्टोर रूम का, और तभी विंग अपना आइस जोर से बंद कर लिया। उसको डर लग रहा था कि तभी वेंडुआन का आवाज़ आ रहा था, कहाँ हो तुम, हे ब्यूटीफुल ओमेगा, कहाँ हो तुम, इधर आओ आओ, हम तो बस फ़न कर रहे थे ना, तुम भाग क्यों गए, अभी तो मैं आया और तुम भाग रहे हो, ऐसे कैसे। वेंडुआन पूरे कमरे में विंग को ढूंढ रहा था और विंग अपना मुंह बंद करके बिस्तर के नीचे लेटा हुआ था। एक स्टोर रूम टाइप का ही था जहाँ पर पुराने चीज़ें पड़े हुए थे। एक पुराना सा बेड के नीचे विंग लेटा हुआ था, वो छुप रहा था, अपने आप को छुपा रहा था। वेंडुआन नीचे खुद नहीं देखता है। वेंडुआन उस कमरे से बाहर निकल जाता है। विंग कुछ देर तो रुकता है, फिर समझता है कि वेंडुआन चला गया। वो एक सांस लेता है, डीप ब्रेथ लेता है और फिर धीरे से वो वहाँ से उठ जाता है। उसको यहाँ से निकलना था। वेंडुआन तो निकल गया तो विंग उस दरवाजे को धीरे से खोलता है और फिर उस कमरे से बाहर निकलता है कि तभी उसको अचानक से पीछे से कोई पकड़ लेता है। विंग कुछ कर पाता उससे पहले उसको बेहोश कर दिया जाता है। विंग को जब होश आता है, विंग देखता है कि वो एक बिस्तर में लेटा हुआ है और उसके ऊपर वेंडुआन लेटा है और वो विंग को स्मेल कर रहा है। विंग का ओमेगा सेंट उसको स्निफ कर रहा है, क्योंकि विंग का ओमेगा सेंट थोड़ा लोटस और थोड़ा हनी के साथ मिक्स था, तो उसको ही सेंड कर रहा था वेंडुआन। वो कह रहा था, एक बात पूछूं, तुम इतनी ही सुंदर हो तो तुम्हारा अल्फा वो गधा नान वांग जी कैसे, वो तुम्हें कैसे छोड़ दिया। विंग अपना आइज़ में टीयर्स ला रहा था, कह रहा था मुझे जाने दो, अगर मेरा हस्बैंड आया तो तुम सबको मार देगा। वेंडुआन विंग का चीक पकड़ लेता और कहता है, अच्छा तुम्हारा हस्बैंड मुझे मारेगा, वो क्या नाम था उसका, लन वांग जी। एक बात बोलो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसका जो सबसे ऑनर या फिर उसका सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे पास है, और उसका रिस्पेक्ट और कोई नहीं, उसके ओमेगा से ही तो स्टार्ट होता है, और उसका सम्मान मेरे पास है। जो सबसे बड़ा चीज़ है उसका ओमेगा मेरे पास है, मेरे बिस्तर में लेटा हुआ है। और वेंडुआन विंग का चिन अप करता है, उसके आइज़ में देखता और कहता है, तुम इतने खूबसूरत हो, मेरा मन मचल रहा है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, बहुत कुछ, तुम्हें रुलाना चाहता हूँ, तुम्हें पिंड करना चाहता हूँ, तुम्हें मजबूर करना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ही बेक करो। विंग का आइज़ में टीयर्स था। विंग कह रहा था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और वेंडुआन उसके ऊपर देख के, उसके सॉबिंग्स को देख के स्माइल कर रहा था। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था विंग क्या करे। विंग की बात याद आती है, विंग क्या करता है, वेंडुआन को तब से धक्का दिया जाता है, पर वेंडुआन का प्रेशर इतना ही, बॉडी का प्रेशर इतना ही था कि विंग कुछ कर नहीं पाया था, क्योंकि वो एक अल्फा था वेंडुआन भी। विंग फिर अचानक से उसको उसके हाथ में काट देता है उसके दांत से, और विंग उठ जाता है। विंग उस कमरे से
कुछ भी करके बाहर निकलता है। वेंडुहान उसके पीछे दौड़ रहा था और सारे सैनिकों को बोल रहा था उसको उसको रोको, वो कहीं भाग ना पाए। और विंग भागे जा रहा था, उन लोग को डॉज किया जा रहा था। विंग थक रहा था, विंग गिर रहा था, फिर उठ रहा था। विंग तो भी भाग रहा था उस कॉरिडोर में। फिर अचानक से विंग जब मेन एंट्रेंस में आता है, जहाँ पर उन लोग की वेंडुहान की सभा बैठती थी, उस जगह जहाँ पर पूरा खाली था, कोई नहीं था, विंग वहीं पे भाग जा रहा था और उसके पीछे सैनिक थे और वेंडुहान था। और तभी विंग जब भाग रहा था, वो पीछे देख के भाग रहा था कि उसके पीछे कौन कौन आ रहा है। विंग अचानक से किसी से टकरा जाता है और वो विंग को उसके वेस्ट से पकड़ लेता है और वो उसके बड़े से केव में विंग को छुपा लेता है। और जो विंग के सामने आया उसको उसका धड़ से अलग कर दिया। विंग डर के मारे उसका कपड़ा, उसका रोप्स टाइटली पकड़ लिया। अचानक से उसको एक फेमिलियर सा अल्फा सेंट आया, वो आँख बंद किया और फिर क्या हुआ, हस्बैंड। और तभी वेंडुहान जो उसके पीछे दौड़ रहा था वो रुक गया। वो कहता है, लान वांग जी मेरे कैसल में? गार्ड्स पर कोई गार्ड्स आया ही नहीं। वांग जी विंग की तरफ देखते और वो शॉक्ड हो गया था। विंग, ये विंग था, उसका विंग, इतना सुंदर, विंग इतना सुंदर। वांग जी एक मंत्रमुग्ध होके विंग के चेहरे और उसकी बॉडी को देखे जा रहा था, जहाँ पर वेंडुहान ने विंग का ऑलरेडी स्लीव्स और थोड़ा सा कपड़ा रोप्स फाड़ दिया था, उसके साथ बदसलूक करने वाला था। तभी वांग जी को समझ आता है कि वेंडुहान क्या करने वाला था विंग के साथ, इसलिए विंग भाग रहा था। वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वांग जी अपना स्वॉर्ड आगे करते उसके चेहरे की तरफ वेंडुहान के और कहता है, गार्ड्स को बुला रहे हो, पर कौन आएगा, उनका सोल? या फिर जाओ अपने गार्ड्स के पास ही जाओ। और तभी वेंडुहान डर के मारे पीछे पीछे जा रहा था और कह रहा था, वांग जी देखो, मैंने कुछ किया नहीं है तुम्हारे ओमेगा के साथ, देखो मुझे हर्ट करने का बात सोचा भी मत, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। वांग जी कह रहा था, क्या करेंगे, क्या करोगे तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत, तुमने लान वांग जी के ओमेगा के ऊपर हाथ डाली। और तभी वांग जी अपना स्वॉर्ड को एक स्ट्राइक देता है और वेंडुहान का हाथ ही कट जाता है। वेंडुहान चिल्लाता है पेन में, आ! और तभी वांग जी कहता है, क्या दर्द हो रहा है? मुझ भी दर्द हो रहा था जब मैंने अभी देखा कि मेरे ओमेगा का रोप्स फटा हुआ है। तुमने उसके साथ बहुत बदसलूकी किया है वेंडुहान, पहले भी तुमने ओमेगास के साथ कोशिश किया था बदसलूक करना, आदत बदली नहीं है तुम्हारी, और अब मेरा ओमेगा के साथ उसके ऊपर हाथ डालने का कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? और वांग जी उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। वेंडुहान पेन में चिल्ला रहा था, पर उसका आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था उस कैसल में, क्योंकि सबको वांग जी ने एक एक करके मार दिया था। और जो सैनिक वेंडुहान ने विंग के पीछे लगाए थे, वो सैनिक को तो पहले ही वांग जी ने मार दिया जब विंग उसके बॉडी से आके टकराया। वांग जी फिर वेंडुहान पीछे को गिर गया था, वेंडुहान का खून निकल जा रहा था, वेंडुहान रो रहा था और कह रहा था, मुझे जाने दो वांग जी बुरा हो जाएगा, वांग जी जाने दो। तो भी वांग जी से आर्ग्यू किया जा रहा था कि वो वांग जी को हार्म करेगा। वांग जी अपना स्वॉर्ड फिर से उसकी तरफ करते, उसकी गर्दन की तरफ, और गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे अंकल मर गए, इसीलिए तुम्हें एक ही सज़ा मिलती है, सबसे बड़ी सज़ा, कि मेरे अंकल आज इस दुनिया में नहीं है सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसीलिए तुम्हें एक ही बड़ी सज़ा मिलती है, वो है मौत। और वो लान वांग जी के हाथों से और वो उसका धड़ अलग कर देता है। विंग जब सारी बातें सुन रहा था, वो उसका हाथ काँप रहा था, वो वांग जी को टाइटली पकड़ रहा था। वो जब सुनता है वांग जी कुछ अंकल को लेके बोल रहे, वांग जी के चेहरे की तरफ देखता है जहाँ पर खून के छींटे पड़े हुए थे। हस्बैंड, आप मेरे फादर के बारे में बोल रहे हैं ना? हस्बैंड कहिए ना, कुछ कहिए, मेरे फादर कहाँ है? क्या वो बाहर आए हैं? ज़रूर वो आपके साथ आए होंगे, वो जहाँ पर भी जाते हैं आपके साथ जाते हैं ना, कोई भी वॉर कहीं भी, मेरे फादर मुझे बचाने के लिए आए हैं ना, कहाँ है मेरे फादर? और वो विंग वांग जी कोई बात सुने बिना ही उस जगह से दौड़ते हुए बाहर की ओर जाता है। उस दरवाजे से विंग आसपास ढूंढ रहा था, उसके फादर आए हैं क्या? उसके फादर को ढूंढ रहा था पर कोई नहीं था। वांग जी का कुछ सोल्जर्स अपने घोड़े को लेके खड़ा हुआ था। विंग आसपास देख रहा था और वो कह रहा था, सबको पूछ रहा था, क्या मेरे फादर आए हैं? जियान फेमियन, क्या मेरे फादर आए हैं? पर सारे गार्ड्स अपना सर नीचे को झुका रहे थे, क्योंकि सबको पता थी कि जियान फेमियन
तो कभी आने ही नहीं वाले थे। और वांग जी पीछे से आता है, विंग को कह रहा था, विंग मेरे बात सुनो। विंग लान वांग जी की तरफ देखी, कहता हस्बैंड मेरा फादर नहीं आया क्या? क्या वो बीमार है? मैंने देखा था कि उनको विंडवान मार रहा था, दूर से देखा था, पर उसके पास जा पाता उससे पहले ही मुझे उन लोगों ने वहाँ से उठा के ले चले आए। बट क्या हुआ मेरे फादर को? हस्बैंड मेरा फादर नहीं आया, मेरा फादर बीमार है क्या? लाना जी कहते हैं मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे शायद वहाँ जाने में देरी हो गई, तुम सबको बचाने में देरी हो गई। तुम्हारे फादर अंकल जान फेमियान इस दुनिया में नहीं रहे। वांग जी अपने दिल में पत्थर रख के चांग वुशियान को वो बात कह रहा था। विंग के आइज़ में टीयर्स आ रहे थे। विंग कहता है नहीं आप झूठ बोल रहे हैं ना, बताइए ये झूठ है ना, बताइए हस्बैंड अब झूठ बोल रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है ना, बताइए मेरा फादर विंग अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है, वो वहीं पे नीज में गिर जाता है और वो अपना चेहरा कवर कर लेता है अपने हाथों से। वो रोने लग गया था, वो कह रहा था नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे फादर को कुछ नहीं हो सकता, नहीं मेरे फादर को कुछ नहीं हो सकता। क्यों हुआ, कैसे हुआ? मेरे फादर ऐसे कैसे जा सकते हैं? नहीं मेरे फादर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मुझे जाना है, मुझे वापस जाना है हस्बैंड, मुझे अपने फादर के पास ले चलो, मेरे फादर के पास प्लीज़ ले चलो। हाँ जी चुप था विंग जब उसका हांगफो को पकड़ के प्लीट कर रहा था अपनी नीज़ में। वांग जी को सच में बुरा लग रही थी। वांग जी धीरे से नीज़ में आता है और विंग को थोड़े धीरे से अपने गोदी में उठाता है और वो स्ट्रेट अपने घोड़े में विंग को बैठाता है और वो भी बैठता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। विंग रास्ते में सारा टाइम रोए जा रहा था, वो कह रहा था नहीं बताइए ना, ये झूठ है ना हस्बैंड, बताइए ना, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं हस्बैंड? ओ हस्बैंड बोलो ना कुछ, हस्बैंड मेरे फादर को कुछ नहीं हुआ ना, हस्बैंड बताइए ना हस्बैंड, आप चुप क्यों हैं? और वांग जी वो विंग की तरफ देख नहीं रहा था, वो स्टिफ था। अगर वो विंग के चेहरे के ऊपर एक बार देखे तो वो भी रोना स्टार्ट कर देगा। वांग जी भी तो उसके अंकल को प्यार करता था, जान वेमियान जैसे भी थे, पर उसने बचपन से वांग जी को एक अपने बच्चे की तरह पाला था। वो वांग जी के लिए खिलौने लाते थे, सब लाते थे। वांग जी घोड़े में विंग को लेके जा रहा था और वांग जी सोच रहा था जब जान फेमियान आते थे, एक दिन जान फेमियान जब उसका माँ और फादर का डेथ हो गया तब वांग जी बस 7 साल का था। वांग जी अपने नीज़ में 2 लाशों के सामने बैठा हुआ था, उसके हाथों में गुलाब थे। वो अपने फादर और मदर की लाश की तरफ देख रहा था। उसकी दादी रो रही थी उसकी बेटे की लाश के पास में। वांग जी तो उन लोग के पास जा ही नहीं पाया क्योंकि सारे जो देश उन लोग का जो गुसू में जो लोग थे वो सारे लोग वहाँ पर जाके गैदर हो गए थे और वांग जी बस दूर से देखे जा रहा था। सारे गार्ड्स भी साइड थे, सब लोग जाके किंग एंड क्वीन को आखिरी बार बो डाउन कर रहे थे, रो रहे थे और वांग जी दूर से देख रहा था। तब उसको सूट करने वाला उस टाइम में क्वीन आया ही नहीं उसके पास। सब लोग का एक गॉसिप करने का न्यूज़ और सबका एक दिलचस्पी एक ही था कि किंग और क्वीन मर गया है, तो सब लोग सैड थे। पर वांग जी के सैडनेस के बारे में किसी ने फिक्र ही नहीं डाला। हाँ उसकी दादी ने नोटिस किया था पर बहुत बाद में। उससे पहले उस हॉल में अगर किसी ने नोटिस किया था वो थे जान फेमियान धीरे से वांग जी के पास आता है। वो बाकी लोग की तरह किंग एंड क्वीन के पास नहीं गए, उनके लाश के सामने बो डाउन या फिर रोने अपना बात जताने कुछ नहीं गए। वो बस छोटा सा वांग जी के पास आके बैठ गए थे। वांग जी अपनी नीज़ में बैठा हुआ था। जान फेमियान भी धीरे से आके बैठ के, तब जान फेमियान थोड़े से यंग थे। वो कहता है क्या हुआ, कुछ चाहिए, पानी चाहिए तुम्हें? वांग जी कह रहा था नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जान फेमियान कहता है तुम्हें पता है मेरा भी एक बेटा है, जब वो तुमसे छोटा है पर
उसका भी माँ का मौत उसकी भी माँ चल बसी। जब वो चल बसी तब तुम लोग हमारी ही तरह ही वो दूर में खड़ा हुआ था, अपनी माँ को देख रहा था। उस समय उसके पास कोई नहीं था, पता है। पर जब मुझे बाद में पता चली कि वो कितना हम मुझसे भी ज़्यादा वो हर्ट था वो बच्चा, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने उस टाइम मिस कर दिया कि मैं उसको सूद कर पाऊँ। तुम्हें पता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद तुम्हारे माँ और पापा यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो और ताकतवर बनो, अभी से राजा बनो, और सब कुछ अभी से तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। तुम ऐसे ही, तुम्हारी माँ तुमको प्यार करती थी ना, बहुत बहुत लाड प्यार से बिगाड़ी थी। तुम इकलौते बेटे हो, है ना। वांगची अपना सर हिलाता है, उसके आइज़ में टीयर्स थे। जान विमन कहता है, इसीलिए तुम्हारी माँ तुम्हें अभी अकेला छोड़ दिया, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। क्यों पता है? इसका भी एक रीज़न है। वांगची उनकी तरफ देखकर कहता है, क्या रीज़न? जान विमन कहता है, इसका यही रीज़न है कि तुम और स्ट्रांग बनो। देखो बेटा, अपने लाइफ में ऐसा मोमेंट आता ही है सबका कि किसी का कोई गारंटी नहीं है कब कौन मर जाए। पर एक बात याद रखना, अगर कोई तुम्हारे साथ है वो हो तुम खुद, और तुम्हें उस बात का डर नहीं होगा कि कौन तुम्हारी ज़िंदगी से चला जा रहा है, क्योंकि तुम इतने खुद को इतना स्ट्रांग बनाओगे कि तुम सबको प्रोटेक्ट कर पाओगे। ये जो लोग रो रहे हैं, ये लोग क्यों रो रहे हैं पता है? वांगजी उनके अंकल की तरफ देखकर कहता है, क्यों? जान विमन कहता है, क्योंकि ये लोग तुम्हारे माता और पिता के ऊपर भरोसा करते थे। ये जो गुसू के किंगडम के लोग हैं सारे भरोसा करते थे, और किंग और क्वीन जब तक थे तब तक ये लोग सेफ थे। इसलिए अभी ये लोग रो रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे माता पिता एक प्रोटेक्टर की तरह थे। अब ये तुम्हारी बारी है, तुम इस जगह को प्रोटेक्ट कर पाओगे ना? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पर इसीलिए हो सकता है तुम्हारी माता पिता यही चाहते थे कि वांगजी ऐसा बने, स्ट्रांग बने उनकी तरह। वांगजी अपना टीयर्स पोंछता है। वांगजी धीरे से उठ के खड़ा होता है, कहता है, वांगजी नहीं रोएगा। जान विमन स्माइल करता कहता है, ये तो हुई, तुम अपनी पापा की तरह बात करो, तुम्हारे पापा की तरह ही तुम पे लक्षण आए हैं। वांगजी, सब लोग रो रहे थे, पर वांगजी जान विमन की तरफ देख के एक स्माइल करता कहता है, मैं सबका ध्यान रखूँगा। और फिर वो उसकी माँ की तरफ देखता है, और फिर जब जान फेमियन की तरफ देखता है तो वांगजी को फील होता है एक फादरली एक लव, एक केयर। वांगजी को तब से ही एक फादरहुड मिल गया था जान फेमियन के अंदर। पर फिर आज जब विंग ऐसे रो रहा था, वांगजी ने बहुत कंट्रोल किया था अपने आप को रोने से, पर विंग का ये मासूमियत सा चेहरा, और विंग उससे क्वेश्चन कर रहा है, वांगजी कैसे जवाब दे? वांगजी भी तो उसका बेटा है, खून का ना हो पर दिल से तो जान फेमियन को वो भी फादर मानता ही था। वांगजी चुप था। फिर कुछ देर बाद यांग किंगडम पहुंच जाते वो लोग। विंग स्टेट जहाँ पर बाहर जान फेमियन का लाश था वहाँ पर जाता। विंग उसको हक कर लेता, रोने लग गया था। विंग बहुत देर तक रोता है। वहाँ पर सिर्फ कुछ महल के गार्ड्स ही थे, अभी किसी को कुछ बताया नहीं गया था।